to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दरमिया एक तालाब था जो नदी सा बहता था। अब कंक्रीट के महल हैं दरमिया जो पानी की कब्र पर उगे हैं। यूं ही नहीं गंवाया शहरों ने आंखों का पानी, चुराई हुई मिट्टी डालकर सुखाया गया है। इंतजार किया है शिद्दत से शहर ने, तब से सिलसिले हैं प्यास के। तरसता है शहर पानी के लिए, दर बदर भटकते हैं शहरी आंखों में पानी की ख्वाहिश लिए। राही डूमरची ने कविता अकेले बेंगलुरु को ध्यान में रखकर नहीं लिखी थी। जैसा प्रेमचंद ने कभी कहा था, ये सब बैलों की कथा है। सारे ही शहरों में नदियों का गला घोटा जा रहा है और तालाब भी चोरी हो रहे हैं, लेकिन भारत की आईटी क्रांति का नायक एक शहर जो बात बात में पीक बेंगलुरु की बात करने लगता है, वो अब वर्क फ्रॉम होम मांग रहा है। होम माने वो वाला हाई राइज वाला होम नहीं जिसके लिफ्ट में कुत्ते ले जाने पर झगड़ा होता है और डिलीवरी भैया के चढ़ने की मनाही होती है। होम माने वो होम जिससे कभी पीछे छोड़ बरास्ता IITIM लाखों टेकीज बेंगलुरु पहुंचे थे, क्योंकि अपने खुशनुमा मौसम के लिए मशहूर बेंगलुरु की हवा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है, लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। बेंगलुरु में उपजा जल संकट का मुद्दा पिछले 1.5-2 हफ्तों में खबरों में बना हुआ है। 5 मार्च के बुलेटिन में हमने इस पर बात भी की थी। तब से अब तक बेंगलुरु में आफत और गहरा ही रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने यहाँ तक कह दिया है कि उनके राज्य ने पिछले 30-40 सालों में इतना भीषण सूखा नहीं देखा। पानी की किल्लत से पैदा हुई ये विपत्ति कितनी बड़ी है, बिंदुवार तरीके से समझते हैं। पहले फेज में समझते हैं कि बेंगलुरु में पानी की खपत कितनी है। बेंगलुरु की आबादी 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है। पानी की खपत 260 से 280 करोड़ लीटर प्रतिदिन है। इसमें करीब 170 करोड़ लीटर पानी आता है कावेरी नदी से, बाकी ज़रूरत होती है पूरी बोरवेल से। बेंगलुरु में बोरवेल की स्थिति का अंदाज़ा द हिंदू की एक रिपोर्ट से मिल जाता है, जिसमें छपा है कि BBMP यानी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा खोदे गए 10,955 बोरवेल्स में से 1,214 पूरी तरह सूख चुके हैं। 3,700 बोरवेल का जल स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है, यानी वो सूखने की कगार पर है। नतीजा क्या हुआ इन सब चीज़ों का? बेंगलुरु में 100 से 120 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई हो पा रही है, यानी रोजाना की खपत से 150 करोड़ लीटर कम, आधी ही सप्लाई हो रही है। इसका मतलब साफ है, आप मिसाल से समझ सकते हैं कि अगर दिन भर में 8 गिलास पानी पीने की आदत है तो अब आपकी मजबूरी होगी कि आपको 3 गिलास पानी में ही अपना गला तर करना होगा। बेंगलुरु का बोरवेल वाला चैप्टर कितना गंभीर है, ये इस बात से भी महसूस किया जा सकता है कि कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिवकुमार के बेंगलुरु स्थित घर का बोरवेल भी सूख चुका है। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार भी कर ली है। इसके बाद DK शिवकुमार के घर पानी के टैंकर से सप्लाई भी होती देखी गई। बेंगलुरु में जब इस जल संकट का आगाज हुआ था तो टैंकर माफिया ने आपदा में अवसर तलाश लिया था। पानी के सप्लाई के लिए लोगों से 2 गुनी कीमतें वसूली गई। डिप्टी CM DK शिवकुमार ने पानी की सामान्य कीमतें तय करने का आश्वासन दिया, तब जाकर रेट फिक्स हुए, जिसके मुताबिक 5 किलोमीटर के दायरे में 6,000 लीटर के टैंकर की कीमत 600 रुपये निर्धारित हुई। टैंकर माफिया कुछ दिनों से 2,500 रुपये में बेच रहे थे इतने ही पानी को। ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ, ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನ। अब समझते हैं कि बेंगलुरु पानी के संकट के मुहाने तक पहुंचा कैसे। इसे लेकर तमाम तरह की स्टडीज हैं और दावे भी। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बारिश की कमी और भूजल के गिरते स्तर की वजह से बेंगलुरु में हर साल पानी की समस्या सामने आती है। भूजल स्तर के नीचे जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि समुद्र तल से बेंगलुरु की ऊंचाई 920 मीटर है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होता है ये। इतनी ऊंचाई पर जमीन के नीचे का पानी और भी नीचे चला जाता है। बेंगलुरु के तेजी से होते शहरीकरण को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के मुताबिक बीते 4 दशकों में बेंगलुरु की वाटर बॉडीज में 79% और ग्रीन कवर में 88% तक की कमी आई है, जबकि इसके इतर कंक्रीट से ढकी जगहों का एरिया 11 गुना हो गया है। कर्नाटक के वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर बताते हैं
बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए बेंगलुरु और उसके आसपास के तमाम जलाशयों को पाट कर समतल कर दिया गया। लिहाजा समय के साथ जलाशयों की संख्या कम हो गई। पर शहरीकरण इस कदर जोरों पर था कि न सरकार न उन बिल्डर्स को यह ध्यान रहा कि आबादी बढ़ने के बाद उनकी पानी की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाएगा, और आज इसका खामियाजा पूरी आबादी भुगत रही है। खामियाजा ही तो है, तभी तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी का स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है और नियम का पालन नहीं करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का भी नियम लागू किया है। बढ़ा देना चाहिए इसको भी। इससे खामियाजा नहीं तो और क्या कहेंगे कि करोड़ों रुपए के फ्लैट्स बेचने वाली सोसाइटीज़ अपने रहवासियों को कार धोने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा रही हैं और कम से कम पानी से नहाने और टॉयलेट साफ करने के लिए भी निर्देश जारी कर रही हैं कि आप कम पानी यूज़ कीजिए। किसी बड़े शहर की साख पर यह दाग कैसे धुलेगा जो यहाँ के निवासियों को दूसरे शहर में बसने की प्लानिंग करने पर मजबूर कर रहा है। यदि पानी चाहिए तो 2 दिन या 3 दिन पहले बुक करना पड़ता है। एक गाड़ी को 1,600 से लेके 2,000 तक मांग रहा है। इतना देने के बावजूद भी समय पर नहीं आ रहा है। यहाँ पे पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है, बहुत तकलीफ है। एक गाड़ी बोला तो 3 दिन 4 दिन होता। 1,000 रुपीज़ बोल को 1,500 बोल रहा, वो 800 700 8 वैसा चल को 1,500 अब 2,000 होता कि मालूम है। अभी 1-2 महीने में प्लीज़ हमारा कावेरी कनेक्शन कराए तो भी अच्छा था। वो बहुत तकलीफ हो रहा पानी का। अभी आपने जिन लोगों को सुना ये बेंगलुरु के ही लोग हैं जो इस शहर में रहने का कष्ट भोग रहे हैं। अगर आप ये सोचकर वीडियो स्क्रॉल कर दें कि ये समस्या तो बेंगलुरु की है, मेरे को क्या हो सकता है, तो आपको भान रहना चाहिए कि पानी की समस्या देश के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहने वाली है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक भारत के करीब 10 शहरों में भारी जल संकट देखने को मिल सकता है। कौन से शहर? दिल्ली, जयपुर, गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना और चेन्नई। हो सकता है कि इस लिस्ट में आपका भी शहर शामिल हो, इसीलिए पानी के लिए गंभीर हो जाइए, क्योंकि जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार 1955 में भारत में प्रति व्यक्ति 52 लाख लीटर मीठा पानी मौजूद था। साल 2000 तक ये घटकर 22 लाख लीटर पर आ गया। नतीजा ये हुआ है कि देश को अपनी ज़रूरतों के लिए भूमिगत जल का मुंह ताकना पड़ रहा है, लेकिन फ्लोराइड और आर्सेनिक की मौजूदगी की वजह से भूमिगत पानी खतरनाक भी है। वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम डायरेक्टर अरुमुगम कलिमुथु के मुताबिक बीते 10 सालों में बारिश में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। लिहाजा भारत की पानी की तकलीफों का उपाय बारिश के पानी के संग्रह और संरक्षण में ही है। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी हरियाणा से है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। सत्र में सरकार विश्वास मत लाई और ध्वनि मत से जीती भी। वोटिंग से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वोटिंग सीक्रेट तरीके से कराई जानी चाहिए, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसकी अनुमति नहीं दी। सदन की कार्रवाई के दौरान राज्य के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने धन्यवाद भाषण दिया। खट्टर के बाद नए मुख्यमंत्री सैनी ने भी सदन को संबोधित किया। आज तो मैं इस समय मुख्यमंत्री नहीं हूं, वहां का विधायक जरूर हूं, लेकिन चूंकि काम को और सुचारू ढंग से बढ़ाना है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी ये तो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब चुनाव नहीं लड़े हैं तो इनको भी किसी प्रदेश की किसी जगह की सेवा करने का मौका मिले, तो मैं इस सदन के सामने मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं। अभी बात कर रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी देख रेख के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बारीक से बारीक चीज भी सीखी है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी माननीय अध्यक्ष जी मैंने पूरी जानकारी वो पूरा सीखा है। विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा ने शाराना अंदाज में सरकार पर कटाक्ष किए। मालूम था सबको एक दिन बेवफा यार बदलेंगे, नाटक वही रहेगा, सिर्फ किरदार बदलेंगे। तुम सीएम बदलते रहना,
हम एक दिन पूरी सरकार बदलेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूं। लेकिन इस बीच बड़ा डेवलपमेंट रहा जेजेपी खेमे में। आप कहेंगे कि वो तो कल ही हो गया था जब जेजेपी सत्ता से बाहर हुई। हम कहेंगे कि पिक्चर तो अभी भी बाकी है, आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है। जेजेपी ने दरअसल फ्लोर टेस्ट से पहले व्हिप जारी की थी कि वोटिंग के समय पार्टी के सभी 10 विधायक सदन से गैर हाजिर रहेंगे। कई लोगों ने कहा कि इस तरह का व्हिप उन्होंने पहली बार सुना, कि हाजिर रहने का व्हिप तो कई बार सुना गया था, लेकिन गैर हाजिर रहने का व्हिप उनके लिए नई चीज़ थी। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट के लिए वोटिंग शुरू हुई तो उनके 4 विधायक सदन में ही रहे। जेजेपी के बरवाला सीट से विधायक जोगीराम सुहाग, गोहाला सीट से विधायक ईश्वर सिंह, नारनौत से विधायक राम कुमार गौतम और टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली। 13 मार्च को ही दुष्यंत चौटाला ने एक जनसभा भी रखी थी। बताया जा रहा है कि ये विधायक चौटाला की जनसभा में भी नहीं पहुंचे थे। दिल्ली में 11 मार्च को ही जेजेपी की बैठक में भी ये विधायक नहीं पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण में जरूर पहुंचे थे। दूसरी तरफ नैना चौटाला, अनूप धान्ना, कमरजीत ढांडा और रामकरण काला, ये नाम दुष्यंत चौटाला के साथ हैं। दुष्यंत खुद भी ऊंचा कलां सीट से विधायक हैं। बचे एक विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा, जिनकी लॉयल्टी पर अभी स्पष्टता नहीं है कि किस तरफ है। इस बीच मनोहर खट्टर ने सीएम पद छोड़ने के 24 घंटे में ही करनाल की विधानसभा सीट को भी छोड़ दिया, यानी अब इस सीट पर उपचुनाव हो सकते हैं। चुनाव बहुत दूर नहीं है, हो सकता है वेट भी किया जाए चुनाव के लिए। भाजपा की तरफ से नए सीएम नायब सिंह सैनी कैंडिडेट हो सकते हैं इस उपचुनाव के लिए, यानी बैटन अब पूरी तरह से पास कर दिया गया। खट्टर ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा कि अब दिल्ली से जो नई भूमिका दी जाएगी उस पर ध्यान देना है। यानी जो कयास लगातार जताए जा रहे थे कि अब खट्टर सांसदी लड़ेंगे, उसी दिशा में बात बढ़ती दिख रही है। दूसरी सुर्खी मुख्तार अंसारी से जुड़ी है। उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। यूपी के मऊ से 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार, बाहुबली मुख्तार और फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के दोषी मुख्तार, जी यही केस है जिसमें वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है। केस 1990 का है, जिसमें मुख्तार को दोषी पहले ही ठहराया जा चुका था। 13 मार्च को जज अविनाश गौतम की अदालत ने सजा सुना दी। इंडिया टुडे से जुड़े रोशन के इनपुट्स के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी, 467 जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत अंसारी को दोषी ठहराया गया था। बीते रोज इसी केस से जुड़े भ्रष्टाचार के एक और मामले में उन्हें दोषमुक्त वैसे किया गया था। इस पूरे केस के बारे में संक्षेप में बता दें, 4 दिसंबर 1990 की बात है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत 5 अन्य नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया गया। इल्जाम था कि 10 जून 1987 को मुख्तार ने एक दुनाली के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ दिया था प्रार्थना पत्र। इल्जाम लगा कि मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के फर्जी दस्तखत कर लाइसेंस हासिल कर लिया गया। यही केस लंबा चल निकला और अब मुख्तार को सजा भी हो गई है। हत्या समेत कई मामलों में आरोपी मुख्तार अंसारी को 2021 में पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया था। तब से बांदा में ही वो बंद है। एसबीआई और इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला लगातार चर्चा में तो है, लेकिन उस पर अब छोटा सा अपडेट भी आपको देना हम चाहते हैं। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है। ये एफिडेविट एसबीआई के सीएमडी दिनेश खारा ने दाखिल किया है। बताया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद, बिक्री और खरीदारों के नाम की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। इंडिया टुडे से जुड़ी कनु शारदा और सृष्टि ओझा के एक रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई ने कोर्ट को कुछ डेटा अलग से भी दिया, जैसे 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 बॉन्ड्स बिके। इनमें से 22,030 बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों ने भुनाए। जिन 187 बॉन्ड को पार्टियां 15 दिनों के भीतर भुना नहीं पाई, उनका पैसा पीएम रिलीफ फंड में भेज दिया गया था। अब बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स पर कर लेते हैं। पहला बड़ा अपडेट भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया है। पार्टी ने लोकसभा कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। विस्तार से जानकारियों के लिए चलिए न्यूज रूम। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुल 72 नाम हैं। तमाम कैंडिडेट्स को रिपीट किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में जो सिटिंग एमपी हैं उनके भी टिकट काटे गए हैं। गुजरात से 7 नामों का ऐलान करा गया, इनमें 5 नए चेहरे हैं। दिल्ली से 2 नामों का ऐलान किया गया है, दोनों नए चेहरे हैं। हरियाणा से 6 नाम हैं, 3 नए चेहरे हैं। हिमाचल प्रदेश से 2 नामों का ऐलान किया गया है, दोनों को रिपीट किया गया है। सिटिंग एमपी को टिकट दिए गए हैं। कुछ खास नाम हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है। ईस्ट दिल्ली से इसके पहले सांसद थे गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने बीते दिनों ये ऐलान कर दिया था कि मैं इस बार सांसदी नहीं लड़ूंगा। उनके अपने क्रिकेट कमिटमेंट्स हैं, वो उसको समय देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से हर्ष मल्होत्रा को उतारा गया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया इस बार सांसदी लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इससे पहले इस सीट पर हंसराज हंस सांसद थे।
करनाल से मनोहर लाल खट्टर, ये बड़ा नाम है क्योंकि 24 घंटे पहले तक इनकी पहचान थी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर। कल जो पूरे घटनाक्रम हरियाणा में रहे उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने वहां इस्तीफा दे दिया था, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को अब दिल्ली से बुलावा आ सकता है। बुलावा आ भी गया। मनोहर लाल खट्टर ने आज सुबह करनाल से विधायकी छोड़ी थी और कुछ घंटे ही बीते थे कि ये लिस्ट आ गई जिसमें ये पता चला कि करनाल की लोकसभा सीट से अब वो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ एक और बड़ी सीट है सिरसा, यहाँ से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर। हावेरी चलिए, कर्नाटक, यहाँ बसवराज बोम्मई का नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी की जो अगली कतार है वहाँ पर एक बड़ा नाम है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। इंदौर से शंकर लालवानी को मध्य प्रदेश में रिपीट किया गया है। बीते दिनों ऐसी खबर आई थी कि शंकर लालवानी का टिकट कट सकता है, जब कैलाश विजयवर्गीय का कुछ ऐसा बयान आया था जिसमें अंदेशा लगा था कि शंकर लालवानी का इस बार पत्ता कट सकता है, लेकिन उनको रिपीट किया गया है। नागपुर से अब महाराष्ट्र चलिए, नितिन गडकरी को टिकट मिला है। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, ये भी एक चौंकाने वाला नाम है। पीयूष गोयल पहली बार सांसदी लड़ेंगे। बीड से पंकजा मुंडे को टिकट मिला है, गोपीनाथ मुंडे की बिटियां हैं। और यहाँ से इसके पहले प्रीतम मुंडे सांसद थी जो कि पंकजा मुंडे की बहन हैं। इस बार पंकजा मुंडे सांसदी लड़ेंगी। अब आए हरिद्वार में, उत्तराखंड में, तो यहाँ से त्रिवेंद्र रावत को टिकट मिला है, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम और भी अपडेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के अलावा जो देश के अलग अलग कोनों से आई। चलते हैं बिहार। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है एनडीए का, वो बाहर आ सकता है। अभी पक्का तो ये नहीं बताया गया है कि कितनी सीटों पर बात नक्की हुई है, लेकिन छन छन कर खबरें सामने आने लगी हैं। चिराग पासवान ने ट्वीट भी किया, जेपी नड्डा के साथ एक तस्वीर ट्वीट की, लिखा कि हमने मुलाकात कर ली है, सब बातें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जो खबर अब तक सामने आ रही है इसके मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को मिल सकती है 16 सीट। अब बात पशुपति पारस की पार्टी की, इनको एक दूसरा ऑफर दिया गया है। सांसदी में भले लोकसभा चुनाव में इनको एक भी सीट अभी नहीं मिले, लेकिन पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिल रहा है, ऐसी अभी खबरें आ रही हैं। इस पर ऑफिशियल वर्जन अभी आना बाकी है। बिहार से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा विकेट आज गिर गया। अजय कपूर कानपुर के नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने आज कांग्रेस छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अजय कपूर 3 बार विधायक रहे हैं कानपुर की अलग अलग सीटों से। 2 बार वो गोविंद नगर से विधायक रहे हैं, परिसीमन के बाद किदवई नगर से विधायक बन गए थे। यहाँ पर कांग्रेस के संगठन में उनका ठीक ठाक दबदबा माना जाता है। आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश से चलते हैं बंगाल। बंगाल में पवन सिंह का नाम आया था भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में आसनसोल से, लेकिन 2 मार्च को ये लिस्ट आई। 3 मार्च को पवन सिंह का एक ट्वीट आ गया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने ये मेरे ऊपर भरोसा जताया कि मैं चुनाव लड़ूं, उसके लिए मैं आभारी हूं, लेकिन निजी कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आज 10 दिन बाद पवन सिंह का एक और ट्वीट आया। उन्होंने लिखा है कि मैं जनता जनार्दन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको निभाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा। यानी आसनसोल से पवन सिंह की अब कैंडिडेचर पक्का हो गया है। दिल्ली से भी एक बड़ा अपडेट आया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है। बयान CAA कानून को लेकर है। बीते दिनों ये कानून देश में लागू हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ। अरविंद केजरीवाल ने इस पर बयान देते हुए कहा है कि अगर ये कानून देश में लागू हुआ है तो अब एक बड़े स्तर पर पलायन हो सकता है जो 1947 से भी ज़्यादा बड़ा होगा। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, सीधी सी बात है, कानून CA का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे, उनको कहां रहने की जगह देंगे, वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे। अगली अपडेट लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में इन दिनों पोल पैनल दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर जायजा ले रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों का क्या हाल है। अभी
उन्होंने ये बयान दिया है कि जम्मू और उधमपुर में पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर वोट देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो यहाँ आएँ, वोट दे सकें। कश्मीरी पंडितों के बारे में बता दें कि 1989-90 में वहाँ से बड़े संख्या में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था आतंकवाद की घटनाओं के बाद। इसके बाद तमाम कश्मीरी पंडित घाटी से बाहर रह रहे हैं, कुछ जम्मू में बनाए ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, कुछ अलग अलग स्थानों पर जम्मू में। इन्हीं के लिए जम्मू में और उधमपुर में अब पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे ताकि वो वहाँ जाएँ और लोकसभा चुनाव के लिए वोट दे सकें। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपने का ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात हो ऐसी कामना करते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।